मैं खाली और खाली अधिकारियों से बातचीत होने के बाद उनके विश्वास में गया था कि हाँ चलिए अपन सब मिलके प्रयास करेंगे, उनको बिठाएंगे। जब मैं वहां गया तो सीधे उनने आंसू घोष के गोले डालना चालू कर दिए, पानी की बौछारें चालू कर दी और लाठीचार्ज चालू कर दिया। और हमारे साथ भी बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ। आप पर एक अनिल गुजर करके उनकी प्लेट भी लगी हुई थी, उनका नाम भी लिखा हुआ था उस पर। वो आए और उनने भी मेरे साथ जो वैन में मेरे को बिठा के ले जा रहे थे, थोड़ा आगे थाने के बाहर जाके रोका था गाड़ी को, वहां के भी उनने ना तो कुछ पूछा ना कोई बात हुई, सीधे आके लाठी डंडों से प्रहार करने लग गए। जिस प्रकार के एक आईएएस अधिकारी के व्यक्तित्व को निखारना चाहिए या इस प्रकार से उनकी जो भाषा शैली है वो एक आईएएस अधिकारी की नहीं, एक लफंगे की भाषा है। पहले भी ब्राह्मणों की लड़ाई क्षत्रियों ने लड़ी है, आगे भी लड़ेंगे। यदि सरकारें हमारी बात नहीं मानती और चुनाव लड़ने की आवश्यकता पड़ी तो दल भी बनाएंगे और चुनाव भी लड़ाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। हरदा में 21 दिसंबर को एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। ये आंदोलन है करनी सेना परिवार का और इस आंदोलन की अगुवाई करेंगे करनी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर। जीवन सिंह शेरपुर का दावा है कि इस आंदोलन में लाखों की संख्या में लोग हरदा पहुंचेंगे। करनी सेना परिवार की तरफ से इसको लेकर के, आंदोलन को लेकर के एक लिस्ट भी जारी हुई है। 21 सूत्रीय मांग है, इसमें कई तरीके की मांग इन्होंने की है, जैसे ST/SC एक्ट में सुधार और कई तरह की मांगे हैं इसमें। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ करनी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर जुड़ रहे हैं। जीवन जी, आपका एमपी राउंडअप में बहुत बहुत स्वागत है। जी भैया, आपके माध्यम से सभी को राम राम, नमस्कार। तो मेरा पहला सवाल यही है कि हरदा में जो आंदोलन आप कर रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है? आंदोलन में आपकी क्या मांगे हैं? हमारी जो मांगे है वो जनहितैषी है और सर्वहितैषी है। हमारी जो मांगे है उसमें जो ये शुरुआत हुई है, ये 8 जनवरी में जम्बूरी मैदान में भी हमने 22 सूत्री मांगों के साथ आंदोलन किया था और उसमें सरकार ने 18 मांगों को माना था। मांग लिखित में हमें दिया था, उस समय भी लाखों लोग उपस्थित हुए थे। उन सभी के सामने उनके जो मंत्री थे अरविंद जी भदौरिया, वो उपस्थित रहे। काफी उनके मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद वो राजपत्र पे लिख के गए थे कि हाँ, हम आपकी 18 मांगे जो है उनको मांगते हैं और उनको 3 महीने में पूरा करेंगे। तब हमने 4 महीने का समय दिया था। उसके बाद विधानसभा चुनाव आ गए, चुनाव में भी हमारी बातों को नहीं सुना गया। तब हमने उनका विरोध भी करा, फिर भी जनता का जो आदेश था उनने स्वीकारा और हमने भी स्वीकारा, उनकी सरकार बनी। पर उसके बाद भी हम लगातार हमारी जो 21 सूत्री मांगे हैं उनको लेकर लड़ रहे हैं। उसमें से आर्थिक आधार पर आरक्षण जो हमारी प्रमुख मांगों में आता है, जब पहले भी आया था, आज भी हम उसके लिए लड़ रहे हैं। तो हमारी जो मांगे है ये 21 सूत्री मांगे है हमारी। आप चाहेंगे तो मैं सारी मांगे विस्तृत रूप से बताऊंगा भी सही आपको। तो ये हरदा चुनने की वजह क्या है आंदोलन के लिए? जब हमारे कोई सामाजिक बंधु थे जिनके साथ धोखाधड़ी हुई, हीरा के व्यापारी ने आम व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करी और उनको नकली हीरा बेच दिया, तब हमारे जिलाध्यक्ष जी ने वहां पर धरना प्रदर्शन करा, आंदोलन करा और उस हीरा व्यापारी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। जब FIR दर्ज हो गई और पुलिस जब हीरा व्यापारी को पकड़ के नहीं ला रही थी और जब पकड़ के लाई तो एक अपराधी के साथ जो सलूक होना चाहिए, कोर्ट में उसको पेश करना चाहिए, वो व्यवस्था ना करते हुए वो फरियादी से बार बार दबाव बना रहे थे, हमारे व्यक्ति पर दबाव बना रहे थे कि आप इनके साथ आइए, बैठिए और सेटलमेंट करिए। जब उनने सेटलमेंट करने से इनकार करा और कहा कि हमें न्याय चाहिए, जो जिसने हमारे साथ धोखाधड़ी करी उसको सजा मिलनी चाहिए, तब पुलिस ने बलपूर्वक उनको लाठीचार्ज करा, उनको मारा पीटा और जेल में डाल दिया। और उसके बाद फिर हमने आह्वान करा कि इस प्रकार से जो पुलिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बिगाड़ रही है, लोकतांत्रिक तरीके से कोई आंदोलन या धरना प्रदर्शन करे तो उसकी बात को सुनना चाहिए, ना कि उन पे लाठी डंडों का प्रहार करना चाहिए। जब हमने आह्वान करा और जब हमारा कार्यक्रम 12 बजे का था, तब पुलिसकर्मी और उनके साथ तहसीलदार और SDM मेरे पास आए होटल में और मुझे बिठा के ले गए, मेरे को बुला के ले गए कि आप हमारे साथ चलिए, जो धरना प्रदर्शन रात भर से चल रहा है इसका हम स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। स्थान परिवर्तन की बात को लेके मुझे राजी करा। मैंने कहा ठीक है, मैं चलता हूं, उनको वहां से अपन दूसरी जगह स्थान परिवर्तन कर देंगे, वहां हम सबको बुला लेंगे। पर मेरा जो कार्यक्रम था वो 12 बजे का था। मैं खाली और खाली अधिकारियों से बातचीत होने के बाद उनके विश्वास में गया था कि हाँ चलिए अपन सब मिलके प्रयास करेंगे, उनको बिठाएंगे। जब मैं वहां गया तो सीधे उनने आंसू घोष के गोले डालना चालू कर दिए, पानी की बौछारें चालू कर दी और लाठीचार्ज चालू कर दिया। और हमारे साथ भी बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ। आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से देखा होगा, टोटल सोशल साइटों पे बहुत पुलिस की निंदा हुई और जो सारे वीडियो थे वो कहीं ना कहीं लोगों ने अपलोड करे और बोला कि इस प्रकार का जो ये तथ्य है, ये जलवा जो अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों के पुलिस के द्वारा किया जाता था, उसी प्रकार आज निर्दोष जो भारतीय हैं जो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उनके ऊपर इस प्रकार का लाठीचार्ज या बल प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि हरदा में जब अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, तो हम वहां लड़ाई भी वहीं जाके लड़ेंगे।
दावा जी। ये भी किया जाता है कि जब आपको पुलिस प्रशासन वहां से बुला के ले गया तो उसके बाद से आपके साथ बदतमीजी भी हुई थी, आपको आपकी पिटाई भी हुई थी। नहीं, मारे गए, नहीं, पीटा गया। लाठीचार्ज के वीडियो तो सामने आए थे, मतलब थाने के अंदर उससे प्रशासनिक बातचीत के अधिकारी। दौरान भी आपके साथ कोई बदतमीजी हुई थी? जी, जब हम एक वैन में बैठे थे, तो वहाँ पर एक जैसे कि वहाँ तो सारे ही पुलिसकर्मी थे, सबने अलग-अलग करे, एक ऋतुदमन सिंह था, उनने भी अलग-अलग लोगों को प्रताड़ित करा, पर एक हम्म। अनिल गुर्जर करके उनकी प्लेट भी लगी हुई थी, उनका नाम भी लिखा हुआ था उसपे। हम्म। वो आए और उनने भी मेरे साथ जो वैन में मेरे को बिठा के ले जा रहे थे, थोड़ा आगे थाने के बाहर जाके रोका था गाड़ी को, वहाँ के भी हम्म। उनने ना तो कुछ पूछा, ना कोई बात हुई, सीधे आके लाठी डंडों से प्रहार करने लग गए और उनने कम से कम 20 से 25 जो प्लास्टिक के जो डंडे होते हैं, उनसे मेरे हम्म। ऊपर प्रहार करे। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं इस आंदोलन। आंदोलन में आपको किस किस समाज का समर्थन प्राप्त है? हम तो सर्व समाज से आह्वान कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति किसी भी जाति या धर्म का हो, यदि हमारी बातों से सहमत है तो हमारे साथ आए। और इस दौरान कई समाज के लोगों के समर्थन भी आ रहे हैं, किसान बंधुओं के समर्थन है, क्योंकि हम हम्म। किसानों की जो मांगे हैं उनको लेकर भी लड़ रहे हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो पेश कर रखी है, उसके आधार पर फसलों के भाव तय हों। तो हम्म। ऐसे सारे ही समाजों के, क्योंकि जाति ना तो किसान की होती है, ना विद्यार्थी की होती है, ना हम्म। इंसान की होती है। तो हम हम्म। सारे ही जो इंसानियत के जो पहरेदार है, जो इंसानियत को समझते हैं, उन सभी से हम्म। आह्वान कर रहे हैं कि जाति धर्म को पीछे रखकर हमारी जो 21 सूत्री मांगे हैं, इनको पढ़िए, समझिए और हमारे साथ उपस्थित होइए। मैं तो आपसे चल भी निवेदन करूंगा कि हमारी 21 सूत्री मांगे पढ़िए और आपको लगे कि हाँ, ये सर्व धर्म और सर्व वर्ग की मांगे हैं, तो आप हमारे साथ सम्मिलित होइए। चलिए। अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। अभी हाल ही में एक आईएएस अफसर हैं संतोष वर्मा, जिनका एक बहुत विवादित बयान वायरल हुआ था, जिसमें वो ब्राह्मण बेटियों को लेकर के विवादित बयान दे रहे थे। इसको लेकर के ब्राह्मण समाज नाराज है, सड़कों पे है। ब्राह्मण समाज लगातार आईएएस अफसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है, हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो क्या आप ब्राह्मण समाज का समर्थन करते हैं, और जो आईएएस अधिकारी ने जो जैसी बात कही है उस पर आपकी क्या राय है? सनातन से हम बेटियों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं और ब्राह्मण समाज के समर्थन में है। और इसकी जगह कोई एससी की बेटी होती उसके बारे में भी कोई ये व्यक्ति बात करता तो हम उसके भी समर्थन में हैं। पर हम्म। जिस प्रकार के एक आईएएस अधिकारी के व्यक्तित्व को निखारना चाहिए, या इस प्रकार से उनकी जो भाषा शैली है, वो एक आईएएस अधिकारी की नहीं, एक लफंगे की भाषा है। तो मैं हम्म। तो ये कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो एससी के जो पदाधिकारी बनाते हैं, उनको हटाना चाहिए। एससी के लोगों को विरोध करना चाहिए कि किसी भी बेटी के बारे में इस प्रकार हम्म। के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आपकी बेटी हो, मेरी बेटी हो, सबकी बेटियां है, और बेटियों के बारे में अवैध संबंध बनाने की बातें करना, और ये उनके मुंह से शोभा नहीं देता, क्योंकि वो एक आईएएस अधिकारी है। पर हम्म। ऐसे शब्दों की हम निंदा करते हैं और ब्राह्मण समाज के साथ है हम। पहले भी ब्राह्मणों की लड़ाई क्षत्रियों ने लड़ी है, आगे भी लड़ेंगे। पर मैं हम्म। एससी के भाइयों से भी आह्वान करता हूं कि वो भी हमारे साथ आए, और ब्राह्मण बेटी हो या क्षत्रिय बेटी हो या एससी की बेटी हो, बेटी बेटी होती है। और हम्म। किसी भी बेटी के बारे में कोई गलत बोले तो उसका विरोध हम सबको मिलकर करना चाहिए। तभी ऐसे जो लोग हैं जो फूट डालो और शासन करो की नीति का समर्थन करते हैं, और जिस हम्म। प्रकार से फूट डालने का काम कर रहे हैं दो समाजों के बीच में, जिस प्रकार से फूट डालने का काम इनके वक्तव्यों द्वारा, इनके भाषणों के द्वारा हो रहा है, तो इनका हम सबको मिलकर विरोध करके इनके ऊपर कार्रवाई करानी चाहिए। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारियों को निलंबित किया जाए और उनकी नौकरी से भी उनको बाहर किया जाए। चलिए, अब आपके जो मांगे हैं, जो 21 सूत्री मांगे हैं, उसमें से मैं कुछ जो मुख्य मांगे हैं उस पे बात करूंगा। जैसे आपने मांग जो उठाई उसमें एक ईडब्ल्यूएस आरक्षण में छूट, इसके अलावा आर्थिक आधार पर आरक्षण, एससी एसटी एक्ट में बदलाव, सवर्ण आयोग, सवर्णों और पिछड़ों के लिए अलग से कानून। तो क्या आपको लगता है कि जो मैंने अभी जिन जिन मांगों की बात की, इसको सरकार मान जाएगी? क्यों नहीं मानेगी? हम इसमें असंवैधानिक बात क्या कर रहे हैं? जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ईडब्ल्यूएस आरक्षण में जमीन और मकान की बाध्यता समाप्त की जाए, तो इनकी सरकार राजस्थान में, इनकी सरकार गुजरात में है। वहां की जब सरकार ये जो हम डिमांड कर रहे हैं वो पूरी कर सकती है। जब उनने ईडब्ल्यूएस में भूमि और मकान का जो संशोधन है वो खत्म कर दिया है कि अब 8 लाख की आय ही ईडब्ल्यूएस में मानी जाएगी, तो मध्य प्रदेश सरकार के लिए तो आसानी की बात है। वो तो वहां से पूरा ड्राफ्ट भी मंगा सकती है कि किस आधार पे आपने भूमि और मकान के बाउंडेशन को समाप्त किया लेकिन है। 5 लेकिन साल की आय लेकिन बढ़ाना मेरा चाहिए। जब एक गरीब व्यक्ति को आप आरक्षण दे रहे हो तो उसकी आय में भी वृद्धि होनी चाहिए। और जो एक ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र हम बनाते हैं वो 1 साल का बनाती है सरकार। 1 साल में ना तो व्यक्ति की आय बढ़ सकती है ना घट सकती है। 3 साल के लिए आय का जो प्रमाण पत्र है ईडब्ल्यूएस का वो बनना चाहिए, ताकि आम व्यक्ति को बार बार परेशानी का सामना नहीं करना एक पड़े। सवाल मेरा ये है कि जो आप ये एक आरक्षण को लेकर के जो आप मांग कर रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, तो एमपी सरकार तो ओबीसी आरक्षण 14 से 27% करने जा रही है। इसके लिए एमपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में केस भी लड़ रही है। तो क्या आपको लगता है कि जो ये आपकी मांग है उस पर सरकार ध्यान देगी?
कि 8 लाख से जिसकी आय ज़्यादा है, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। ओबीसी के जो भी भाई है वो अच्छे से जानते हैं कि जिनकी भी आय 8 लाख से ज़्यादा है, उनको ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। तो ये हम सब एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं कि जब ओबीसी में 8 लाख से ज़्यादा की आय हो और उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, जब जनरल में है और 8 लाख से ज़्यादा की आय है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, तो एसटी और एससी में भी जिनकी आय 8 लाख से ज़्यादा हो जाए उनको उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण की प्रक्रिया गरीबों को, जो पिछड़े हुए हैं, जो शोषित है, वंचित है, वो हर वर्ग और समाज में हो सकता है। पिछड़ा वर्ग में भी शोषित वंचित पीड़ित है, जनरल वर्ग में भी शोषित वंचित पीड़ित है और एसटी वर्ग में भी शोषित वंचित पीड़ित है। तो ये आरक्षण का जो दायरा है शोषित वंचित और पीड़ित के लिए ही होना चाहिए। जो इसका लाभ लेके सक्षम हो गया है उनको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो सरकार किसका फेवर करती किसका नहीं करती, हमारी बात को रखना है कि हम किस प्रकार से न्याय संगत बात कर रहे हैं। हम किसी के विरोध में नहीं है, हम ना तो किसी जाति के विरोध में ना किसी वर्ग के विरोध में, हम खाली आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए लड़ रहे हैं। जी, मेरा आखिरी सवाल है कि मान लीजिए कि सरकार ने आपकी मांगों को नहीं माना, तो क्या आप सियासी दल बनाएंगे? और अगर बनाएंगे तो 2018 में आपको याद होगा एक सपाक्स पार्टी आई थी, चुनाव लड़ी थी कई जगह पे। 2018 का चुनाव खत्म हुआ, सपाक्स पार्टी गायब हो गई। तो सियासी पार्टी आपकी कैसी होगी अगर 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 आप बना रहे हैं तो? भारतीय जनता पार्टी जब बनी थी उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के नाम से पहले भी कई नामों में बदलाव हुए और जब आरएसएस का गठन हुआ तब वो जो संगठन था वो नॉन पॉलिटिकल था और आज भी नॉन पॉलिटिकल है। तो जब उनको लगा कि अब राजनीतिक दल बनाने की आवश्यकता है तभी हमारी बात को सुना जाएगा, तब उनने भी एक नए दल बनाए, अपने संगठन को व्यवस्थित रखा और दूसरे दल को बनाकर धीरे धीरे उन्हें प्रयास करे। तब जब भारतीय जनता पार्टी जब दल बना था तब जमानतें जब्त होती थी। आज हम चुनाव लड़े हैं, हमारी जमानतें जब्त नहीं हुई। उनसे ज्यादा भरोसा, सरकार से ज्यादा भरोसा हम पे कर रहे हैं लोग। पर हाँ, हो सकता है हम हमारी बातों को समझाने में विफल रहे हो, तो हम सब लोगों तक जाएंगे और जैसा जनता का आदेश होगा, यदि सरकारें हमारी बात नहीं मानती और चुनाव लड़ने की आवश्यकता पड़ी तो दल भी बनाएंगे और चुनाव भी लड़ाएंगे। तो ये थे हमारे साथ करनी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर जी। जीवन सिंह शेरपुर ने एक आंदोलन का आह्वान किया है। 21 दिसंबर को ये आंदोलन है, हरदा में ये आंदोलन है। एमपी राउंडअप में आज बस इतना ही।